हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ सिस्टम कंपोनेंट्स और उसके सर्विसेज के बारे में। ठीक है, आज हम प्राइमरीली इसी कंपोनेंट्स और उसकी सर्विसेज के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज सिस्टम कंपोनेंट्स और कौन कौन से सिस्टम कंपोनेंट्स अवेलेबल है। यहाँ पर आप कई सारे टॉपिक देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए, दिस कंपोनेंट्स रिफ्लेक्ट द सर्विसेज मेड अवेलेबल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, ये सभी जो कंपोनेंट है, ठीक है, वो कुछ सर्विसेज रिफ्लेक्ट करते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा क्रिएट की गई है। तो ये हमारे मेजर 8 कंपोनेंट्स अवेलेबल है। सपोज सबसे पहला है हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है, जो कि प्राइमरीली प्रोसेस के लिए जाना जाता है। ठीक है, प्रोसेस को मैनेज करने के लिए जाना जाता है। उसके बाद हमारे पास है मेमोरी मैनेजमेंट, जो कि हमारी मेन मेमोरी होती है, ठीक है, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, और साथ ही साथ सेकेंडरी मेमोरी, उन दोनों का मैनेजमेंट क्रिएट करता होगा। उसके बाद है IO डिवाइस मैनेजमेंट, IO यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, यहाँ पर आप कोई एक्सटर्नल पेरिफेरल्स को भी काउंट कर सकते हो। साथ ही साथ फाइल सिस्टम प्रोटेक्शन यानी कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट। उसके बाद नेटवर्क मैनेजमेंट, नेटवर्क सर्विसेज, यहाँ पर हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की भी, और साथ ही साथ यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो 8 मेजर सिस्टम कंपोनेंट्स अवेलेबल है जो कि डायरेक्टली इसकी सर्विसेज को OS के ज़रिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मेन रिस्पॉन्सिबल जो 8 कंपोनेंट्स थे, उन सभी को आज हम डिटेल के अंदर देखने वाले, और साथ ही साथ देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ सर्विसेज को भी। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट की। अब व्हाट इज़ द प्रोसेस एग्जैक्टली है क्या? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है, प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जो भी आप अपना प्रोग्राम को रन कर रहे हो, ठीक है, फिर चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, वो अभी फिलहाल रनिंग मोड में है, एग्जीक्यूशन मोड में है। तो उस प्रोग्राम को अब आप प्रोग्राम नहीं बोलोगे, बट वन टाइप ऑफ प्रोसेस बोलोगे। ठीक है, माइट भी आपने यूज़ किया होगा टास्क मैनेजर, अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हो तो। ठीक है, कभी ना कभी आपने टास्क मैनेजर को यूज़ किया होगा, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी कई सारी बैकग्राउंड प्रोसेसेस, ठीक है, जो कि अपने OS को रन करने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो इसी तरह से कोई भी अगर प्रोग्राम हो, फिर वो रनिंग मोड में हो या फिर एग्जीक्यूशन मोड में हो, तो उसी सिनारियो को आप बोल सकते हो वन टाइप ऑफ प्रोसेस। क्लियर? तो इसके अंदर क्या आता है, प्रोसेस का क्रिएशन आता है और डिलीशन भी आता है। तो इस चीज़ को आप बुक कीपिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, एक नया टर्म है, एक नया वर्ड है, जो कि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपको याद रखना होगा। प्रोसेस का क्रिएशन होना यानी कि एक नई प्रोसेस का बनना रैम के अंदर। तो ऑब्वियसली अगर कोई प्रोसेस क्रिएट होगी तो इसको कुछ रिसोर्सेज चाहिए होगी रन करने के लिए, राइट? तो जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होती है, ठीक है, तो कुछ मेमोरी के रिसोर्सेज उसको एलोकेट हो जाते हैं ताकि वो प्रोसेस रन हो सके स्मूथली। और जैसे ही वो प्रोसेस डिलीट होती है, उसके साथ जुड़े हुए या फिर उसके थ्रू एक्वायर किए गए सभी मेमोरी रिसोर्सेज को रिलीज भी किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे बुक कीपिंग। ठीक है, इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? चलो, उसके बाद है हमारे पास प्रोसेस सस्पेंशन या फिर रिजम्पशन। तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं प्रोसेस का शेड्यूलिंग आ सकता है, वो सिस्टम या फिर यूज़र के थ्रू डिसाइड होगा। ठीक है, कुछ प्रोसेसेस को डायरेक्टली यूज़र डिसाइड कर सकता है, उसका कंट्रोल कर सकता है, या फिर कुछ सिस्टम प्रोसेसेस होते हैं जिसका यूज़र के थ्रू कोई भी कंट्रोल नहीं होता, वो सिस्टम ही डिसाइड करता है। क्लियर? तो यहाँ पर प्रोसेस का सस्पेंशन होना यानी कि क्या, कुछ रीज़न की वजह से फिलहाल अगर प्रोसेस जो रनिंग मोड में है, ठीक है, तो उसके थ्रू या फिर प्रोसेस को आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ और एक्सटर्नल रिसोर्सेज की ज़रूर होगी। यानी कि फिलहाल जो भी मेमोरी रिसोर्सेज उसके थ्रू एलोकेट किए गए हैं वो सफिशिएंट नहीं है, उसको और मेमोरी चाहिए, और मेमोरी रिसोर्सेज चाहिए। तो कई बार ऐसा सिनारियो आ सकता है कि आपके पास मेमोरी रिसोर्सेस नहीं होंगे, तो फिर वो प्रोसेस ऑब्वियसली आगे कंटिन्यू नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो फिर वो पूरी की पूरी टर्मिनेट भी नहीं होगी, वो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी। ठीक है, तो उस सिनारियो को हम बोलेंगे प्रोसेस सस्पेंशन। उसके बाद जैसे ही कोई अदर प्रोसेस रिलीज होती है या फिर वो डिलीट होती है, तो ऑब्वियसली उस प्रोसेस के साथ जुड़े हुए मेमोरी रिसोर्सेज भी फ्री हो जाएंगे। तो वो फ्री हो चुके प्रोसेसेस के रिसोर्सेज अब इस सस्पेंस हो चुकी प्रोसेस को एलोकेट हो जाएंगे, ताकि वो सस्पेंस हो चुकी होगी प्रोसेस वो अगेन रिज्यूम हो सके। ठीक है, तो वो काम करेगा शेड्यूलर। ठीक है, तो आगे हम ये सभी
इन फ्यूचर सेशंस प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं डिटेल के अंदर, ओके। लेकिन फिलहाल यहाँ पर प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर ये सभी चीज़ें आएगी, ये आपको नोट डाउन करते जाना है साथ ही साथ। चलिए, उसके बाद आता है प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन होना। देन आफ्टर प्रोसेस का एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, यानी कि प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। और उसके बाद आता है डेडलॉक हैंडलिंग। अब ये डेडलॉक हैंडलिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन फ्यूचर सेशन इसको भी हम फुल डिटेल के अंदर भी देखेंगे, ठीक है, व्हाट इज डेडलॉक और उसको किस तरह से हैंडल भी किया जाता है। लेकिन ओवर एंड ऑल ये सभी जो क्राइटेरियाज हमने देखे, सभी टॉपिक्स जो हमने देखे, वो आते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर। एंड व्हाट इज प्रोसेस मैनेजमेंट? इट इज द वन टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ आवर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही वन टाइप ऑफ एक कंपोनेंट है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आपको इतनी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन कंपोनेंट होता है? प्रोसेस मैनेजमेंट वाला कंपोनेंट होता है, ठीक है। इट इज सोलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग ईच एंड एवरी टाइप ऑफ प्रोसेस सिनारियोस, ठीक है। जो भी हमने यहाँ पर सिनारियो देखे, ये सभी को हैंडल करने का काम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रोसेस मैनेजमेंट वाला कंपोनेंट ही हैंडल करेगा। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट हुआ और इसकी कुछ सर्विसेज हुई कि ये उसका कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और इस कंपोनेंट की इतनी सर्विसेज है। क्लियर? चले, तो अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट जो कि है मेमोरी मैनेजमेंट। अब नाम पर से ही मालूम पड़ रहा है व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट, राइट। हमारी प्राइमरी मेमोरी यानी कि हमारी मेन और हमारी सेकेंडरी मेमोरी, इन सभी को वो मैनेज करेगा। देखिए यहाँ पर अगेन वही वाला बुक कीपिंग वाला कंसेप्ट है, ठीक है। मेंटेन अ बुक कीपिंग इंफॉर्मेशन। उसके बाद ईच एंड एवरी प्रोसेसेस को वो मैप करेगा उसके करस्पॉन्डिंग मेमोरी लोकेशन के साथ। यहाँ पर यही दिखाया गया है, देखिए, मैप प्रोसेसेस टू मेमोरी लोकेशंस। जैसा कि हमने अभी भी देखा, अभी हमने बात की कि सभी प्रोसेस जो है वो रैम के अंदर चलती है, ठीक है, उसके अंदर ही एग्जीक्यूट होती है। तो रैम के अंदर कुछ सिस्टम रिसोर्सेज उसको एलोकेट हो चुके होते हैं। किसी प्रोसेस को रन करने के लिए कोई ना कोई मेमोरी रिसोर्सेज उसको एलोकेट हुआ होना चाहिए, तभी जाकर वो प्रोसेस रन होगी। क्लियर? तो मेमोरी के अंदर एग्जैक्ट किस लोकेशन पर कौन सी प्रोसेस रन हो रही है, क्लियर, तो वो बाइंडिंग करना भी जरूरी है। कोई पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर कोई स्पेसिफिक प्रोसेस का बाइंड होना, उसका अटैचमेंट होना, तो ये वाला मैनेजमेंट भी कौन करेगा? मेमोरी मैनेजमेंट कंपोनेंट ही करेगा। क्लियर? उसके बाद एलोकेट और डी एलोकेट मेमोरी स्पेस एज रिक्वेस्टेड या फिर एज रिक्वायर्ड, ठीक है। माइट भी अगर आपने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, आगे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, तो आपको मालूम होगा। सपोज अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूँ तो वहाँ पर हमारे पास मैलोक, कैलोक, री एलोक और फ्री जैसे कई सारे बिल्ट इन डीएमए के फंक्शन आते थे, राइट। तो वहाँ पर आप मैन्युअली किसी भी स्पेसिफिक मेमोरी को एलोकेट कर सकते थे, ठीक है। जितनी भी आपने स्पेस रिक्वेस्ट की हो या फिर जितनी भी स्पेस आप चाहो उतनी स्पेस वाला मेमोरी ब्लॉक आप वहाँ पर डायनेमिक क्रिएट कर सकते थे। और वो सभी मेमोरी ब्लॉक्स कहाँ पे क्रिएट होते थे? हमारी मेन मेमोरी यानी कि रैम के अंदर, हीप एरिया के अंदर क्रिएट होते थे, ठीक है। तो ये सभी जो मैनेजमेंट का काम है वो कौन करेगा? हमारा मेमोरी मैनेजमेंट सेगमेंट ही करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर सोलरली रिस्पॉन्सिबल है पूरा का पूरा मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर। क्लियर? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं जो कि है इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। अब जब कभी भी पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में जहाँ कर भी आपको इस तरह से IO देखने को मिले तो उसका फुल फॉर्म क्या होगा? इनपुट आउटपुट, ठीक है। इसको आप शॉर्ट में कुछ इस तरह से इंडिकेट कर सकते हो, I/O, यानी कि इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास, डिस्क मैनेजमेंट फंक्शंस सच एज फ्री स्पेस मैनेजमेंट एंड स्टोरेज एलोकेशन, ठीक है। तो ये डिस्क रिलेटेड सभी फंक्शनैलिटीज है, ना कि मेमोरी रिलेटेड। और यहाँ पर डिस्क यानी कि हमारे फिजिकल डिवाइस की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप, कंसिस्टेंट कन्वेनियंट सॉफ्टवेयर टू IO डिवाइस इंटरफेस थ्रू बफरिंग, कैचिंग, कस्टम ड्राइवर्स फॉर ईच डिवाइस। क्लियर? तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि कोई कन्वेनियंट सॉफ्टवेयर जो है वो IO यानी कि आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ किसी स्पेसिफिक इंटरफेस के साथ जुड़ा हुआ होगा और उसी के जरिए आप कुछ कस्टम ड्राइवर्स या फिर बफरिंग, कैचेस जैसी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी बात है। सपोज आपने कोई एक्सटर्नल पेरिफेरल ले लिया, सपोज आपकी USB ड्राइव,
ठीक है, यूएसबी ड्राइव को जैसे ही आपने इंसर्ट किया अपने सीपीयू में, अपनी सिस्टम के अंदर, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन दिखाई देती है बेस्ड ऑन विच ऑपरेटिंग सिस्टम यू यूज्ड। सपोज अगर आप विंडोज 10 OS यूज़ कर रहे हो और जैसे ही कोई यूएसबी डिवाइस अपने सीपीयू या फिर अपने सिस्टम के अंदर अटैच करते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन देखने को मिलती है। तो वो कौन हैंडल करता है? आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट वाला सेगमेंट। क्लियर? तो इट इज सोलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग ईच एंड एवरी एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस। इसके अंदर आप कोई भी इनपुट डिवाइस ले लो, फिर चाहे आप कोई भी आउटपुट डिवाइस ले लो, यहाँ पर आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर सब कुछ इंक्लूडेड है, इवन एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस भी। ओके, चले तो यहाँ पर अब नेक्स्ट बात करते हैं फाइल सिस्टम कंपोनेंट बारे में। यहाँ पर सभी चीज़ फाइल रिलेटेड होगी, वो ईच एंड एवरी ऑपरेशंस, ठीक है, कौन हैंडल करेगा? हमारा फाइल सिस्टम कंपोनेंट। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो फाइल का क्रिएशन होना, फाइल का डिलीशन होना, सपोर्ट फॉर हायरार्किकल फाइल सिस्टम, जैसा कि आप विंडोज ओएस या फिर लिनक्स ओएस के अंदर देखते आए थे। उसके बाद अपडेट करना या फिर रिट्राइवल करना किसी ऑपरेशंस के थ्रू, फॉर एग्जांपल रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, अपेंड ऑपरेशन और सीक ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फाइल के ऊपर परफॉर्म किए जाने कई वाले ऑपरेशन है। सपोज फाइल को रीड कर सकते हो आप, यानी कि फाइल के अंदर मौजूद कंटेंट को आप देख सकते हो, उसके अंदर राइट कर सकते हो, ठीक है, और उसके बाद उस पर अपेंड ऑपरेशन भी कर सकते हो। और यहाँ पर डिफरेंस देखिएगा, राइट ऑपरेशन और अपेंड ऑपरेशन दोनों एक जैसे ही है। दोनों ऑपरेशन की मदद से आप अपने कंटेंट को एक फाइल के अंदर राइट डाउन कर सकते हो, पुट कर सकते हो। बट अगर आप राइट ऑपरेशन की मदद से अपने कंटेंट को किसी फाइल के अंदर इंसर्ट करना चाहते हो तो क्या होगा? फाइल के अंदर जो ऑलरेडी पुराना कंटेंट होगा वो रिमूव हो जाएगा और रिप्लेस हो जाएगा आपके इस नए फंक्शन की मदद से या फिर नए कंटेंट की मदद से। और जब कभी भी आप अपेंड ऑपरेशन का यूज़ करोगे तब क्या होगा? फाइल के अंदर मौजूद कंटेंट एज इट इज़ रहेगा और आप जो भी नया कंटेंट राइट डाउन करना चाहते हो वो भी अपने फाइल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ओवर एंड ऑल अल्टीमेटली राइट और अपेंड ऑपरेशन का डिफरेंस क्या है? जब भी आप राइट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे आपका ओल्ड डेटा निकल जाएगा और न्यू डेटा ही आएगा। और उसके कंपैरेटिव अगर आप अपेंड ऑपरेशन को यूज़ करोगे तो बोथ डेटा आपके पास रहेगा। फाइल के अंदर जो ओल्ड डेटा वो भी रहेगा एज यूजुअल और नए डेटा को जो आप इंसर्ट करना चाहते हो वो भी इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद है हमारा सीक ऑपरेशन। सीक ऑपरेशन यानी कि आप अपने फाइल के अंदर किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर पहुंच सकते हो। सपोज फिलहाल आप बाय डिफॉल्ट नंबर 1 लाइन पे हो, उसके बाद अगर आप नंबर 3 या फिर नंबर 4 लाइन तक जाना चाहते हो तो आप यूजिंग सीक ऑपरेशन नेविगेट कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग लाइन्स पर, अलग अलग डेटा पोजीशन पर, तो इसको हम बोलेंगे सीक ऑपरेशन। चलो उसके बाद है मैपिंग ऑफ फाइल्स टू सेकेंडरी स्टोरेज। अब आपके पास कई सारे स्टोरेजेस हो सकते हैं, कई सारी हार्ड डिस्क या फिर SATA ड्राइव्स, SSDs, एक्सटर्नल USB ड्राइव्स हो सकती है। ठीक है, तो ईच एंड एवरी फाइल्स को आप किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हो, उसके साथ मैप कर सकते हो। तो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा आपको बूट सिस्टम का। सपोज आप फिलहाल अपने सिस्टम पर विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो, अब किसी रीज़न की वजह से आपको उन पर कोई नई ऑपरेटिंग सिस्टम भी चलानी है, एक साथ दो ऑपरेटिंग सिस्टम चलानी है। ठीक है, एक सपोज विंडोज 10 भी चलाना है और साथ ही साथ उबंटू लिनक्स भी चलाना है। तो आप क्या करोगे? अपनी डिवाइस को डिवाइड कर दोगे, ठीक है, 2 पार्टीशन के अंदर। तो एक पार्टीशन आपकी विंडोज 10 की फाइल को मैप कर रहा होगा, जबकि दूसरा कोई पार्टीशन जो कि आपने स्पेसिफिक साइज के साथ बनाया होगा वो आपकी उबंटू वाले फाइल सिस्टम को मैप कर रहा होगा, उसको इंडिकेट कर रहा होगा। राइट, तो इस तरह से पूरा फाइल सिस्टम जो हमारा कंपोनेंट है वो ये सभी चीज़ को हैंडल करेगा, इन सभी चीज़ को मैनेज करेगा, जो कि ऑलरेडी फाइल रिलेटेड होगी वही। क्लियर? तो ये था हमारा फाइल सिस्टम। चलिए अब हम आगे बढ़ते और देखते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट को, जो कि है प्रोटेक्शन। अब यहाँ पर आप सिस्टम सिक्योरिटी भी ले सकते हो या फिर इस तरह से प्रोटेक्शन सेगमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये क्या करेगा? कंट्रोलिंग एक्सेस टू द सिस्टम। सिस्टम के पास सभी रिसोर्सेज को एक्सेस करेगा और उसका सभी कंट्रोल होगा इसके पास, सच एज रिसोर्सेज, यूजर्स एंड मैकेनिज्म। अब देखिए रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर CPU साइकिल्स काउंट होगी, मेमोरी जो है आपकी वो भी काउंट होगी, फाइल्स और डिवाइसेस भी काउंट होंगे। ठीक है, सभी रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यूजर्स की तो यूजर्स का ऑथेंटिकेशन हो, फिर उसका कम्युनिकेशन हो दूसरे यूजर्स के साथ, वो भी यहाँ पर काउंट होगा। एंड देन आफ्टर मैकेनिज्म्स, नॉट पॉलिसीज। यहाँ
ठीक है। यहाँ पर आपको इंडिकेट किया गया है कि यहाँ पर कोई पॉलिसी की बात नहीं हो रही है, मैकेनिज्म की बात हो रही है कि कौन से मैकेनिज्म को आप यूज़ करके किसी स्पेसिफिक सिस्टम रिसोर्सेस या फिर यूज़र ऑथेंटिकेशन कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर सकोगे, एक्सेस कर सकोगे, राइट। अब देखिए यहाँ पर अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो हमारे पास कई सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे कि CPU साइकिल्स। अब ये CPU साइकिल्स क्या है? सबसे पहले तो CPU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर CPU साइकिल्स मतलब कि कोई स्पेसिफिक वर्क करने के लिए, कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम को या फिर किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर उसको कंटिन्यू चलाने रहने के लिए, ठीक है, उस प्रोसेस को या फिर उस प्रोग्राम को कुछ स्पेसिफिक मेमोरी रिसोर्सेज एलोकेट करने होते हैं। तो वो कौन डिसाइड करेगा? वो कोई शेड्यूलर डिसाइड करेगा यूजिंग CPU साइकिल्स, ठीक है। कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम को या फिर प्रोसेस को रन करने के लिए कितनी साइकिल्स आपको चाहिए, कितनी CPU की मेमोरी चाहिए, वो यहाँ पर डिसाइड होगा। उसी तरह से आपके पास फाइल्स भी है और डिवाइसेस भी है, ठीक है, कि आपके सिस्टम के साथ कितनी मैक्सिमम डिवाइसेस या फिर कितनी मैक्सिमम फाइल्स अटैच कर सकते हो आप उसको हैंडल कर सकते हो। तो सभी रिसोर्स एलोकेशन का काम भी ये हमारे सिस्टम सिक्योरिटी लेयर या फिर प्रोटेक्शन लेयर भी कर सकता है, क्लियर। उसके बाद यूज़र ऑथेंटिकेशन जैसी चीज़, यानी कि जब भी आप अपने सिस्टम में लॉग इन होते हो, लॉग आउट होते हो, स्विच कर सकते हो किसी और दूसरे यूज़र के साथ, तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन का फीचर भी मिलता है, ठीक है। तो ऑथेंटिकेट करना किसी भी यूज़र को ये बड़ा ही क्रिटिकल पार्ट माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब कुछ कौन हैंडल करता है? प्रोटेक्शन कंपोनेंट या फिर सिस्टम सिक्योरिटी लेयर, क्लियर। तो यहाँ पर अलग अलग मैकेनिज्म की बात हमने की, ना कि कोई पॉलिसीज। यहाँ पर अलग अलग मैकेनिज्म्स के साथ हमारी प्रोटेक्शन लेयर काम करती है, क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है नेटवर्क मैनेजमेंट कंपोनेंट। नेटवर्क मैनेजमेंट कंपोनेंट सोलरली रिस्पॉन्सिबल होता है नेटवर्क रिलेटेड ऑपरेशंस के लिए। अब यहाँ पर आपके पास कई सारे प्रोटोकॉल्स भी अवेलेबल होंगे, सपोज TCP/IP, IPX और IPNG, ठीक है। यहाँ पर TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का फुल फॉर्म आई थिंक आप सभी को मालूम ही होगा, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और मे भी अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क यानी कि CN सब्जेक्ट पढ़ चुके होंगे या फिर इन फ्यूचर आप पढ़ने वाले होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है सभी प्रोटोकॉल्स, ये सब आप डिटेल के अंदर वहाँ पर पढ़ोगे CN सब्जेक्ट के अंदर, कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। उसके अंदर आप ये भी पढ़ोगे व्हाट इज कनेक्शन एंड राउटिंग और उसकी अलग अलग स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी है, इवन सर्किट मैनेजमेंट, सर्किट मैसेज एंड पैकेट स्विचिंग, कम्युनिकेशन मैकेनिज्म, डेटा प्रोसेस माइग्रेशन। तो ये सभी चीज़ें ऑलरेडी एक सब्जेक्ट के अंदर कवर की हुई है, ठीक है, जिसको हम सोलरली बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क CN। तो ये बहुत ही वाइड कंसेप्ट है, बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है अपने आप में ही, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क। इसके अंदर अलग अलग प्रोटोकॉल के साथ काम करना होता है, सिस्टम लेयर के साथ काम करना होता है, OSI लेयर के साथ काम करना होता है, ठीक है। अलग अलग किस तरह के कनेक्शंस और किस तरह के राउटिंग स्ट्रेटेजीज आपको यूज़ करनी है, उसके साथ भी आपको इवन काम करना होता है। साथ ही साथ सर्किट मैनेजमेंट सिस्टम, पैकेट स्विचिंग जैसी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन मैकेनिज्म कौन सा यूज़ करना है, किस तरह से डेटा को या फिर किसी प्रोसेस को माइग्रेट करना है, ठीक है। ये सभी चीज़ कौन हैंडल करेगा? हमारा नेटवर्क मैनेजमेंट सेगमेंट, हमारा नेटवर्क मैनेजमेंट कंपोनेंट ये हैंडल करेगा, क्लियर। चलिए तो अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट को, जो कि है नेटवर्क सर्विसेज। अब यहाँ पर ऑलरेडी आप फेमिलियर हो गए कई सारी सर्विसेज से, जैसे कि ईमेलिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, उसके बाद FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। देन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स, फॉर एग्जांपल LAN मैनेजर, ठीक है। LAN का फुल फॉर्म क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। देन आफ्टर नेम सर्विस, जैसे कि DNS डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। तो सभी जो चीज़ें हैं वो नेटवर्क रिलेटेड सर्विसेज है। अब ईमेल के जरिए क्या क्या हो सकता है वो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हम सभी फिलहाल यूज़ करते हैं, राइट। देन आफ्टर FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इस सर्विसेज की मदद से आप क्या कर सकते हो? रिमोटली आप किसी एक फाइल या फिर मल्टीपल फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हो ओवर दिस प्रोटोकॉल, ठीक है, किसी दूसरे रिमोट सर्वर पर, क्लियर। उसके बाद WWW, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसको भी मुझे इंट्रोड्यूस करना जरूरी नहीं है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, LAN मैनेजर। यहाँ पर क्या होता है? लोकली एक नेटवर्क को एस्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है। सपोज मैं कोई किसी कॉलेज या फिर किसी स्कूल का एग्जांपल दूँ आपको, तो वहाँ पर कंप्यूटर लैब होती है। तो ईच एंड एवरी कंप्यूटर लैब के अंदर जो भी कंप्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं किसी एक कॉमन नेटवर्क के जरिए, ठीक है। तो आप किसी भी सिस्टम पर
अपने बगल वाले सिस्टम के साथ कनेक्शन बना सकते हो और वहाँ पर आप अपनी फाइल जो है वो शेयर कर सकते हो, ठीक है, अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकते हो। तो वो क्या बोला जाएगा, वन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स यूजिंग लैन मैनेजर। देन आफ्टर नेम सर्विस, DNS, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। आप सपोज अपना कोई यूनिक आइडेंटिफायर लेना चाहते हो, किसी वेब डोमेन को परचेस करना चाहते हो, तो आपको DNS के कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है, कि आपका डोमेन जो है वो यूनिक होना चाहिए पूरे वर्ल्ड के अंदर, ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। क्लियर? तो ये सभी चीज़ अगेन CN सब्जेक्ट, कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट के अंदर कवर होगी। क्लियर? डिटेल के अंदर हम नेटवर्क को वहाँ पर देखेंगे। क्लियर? चलिए अब हम देखेंगे आगे नेक्स्ट यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट, और ये बड़ा ही क्रिटिकल पार्ट है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी आप बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि यूज़र डायरेक्टली, हमने प्रीवियस सेशंस के अंदर देखा था, वो डायरेक्टली OS के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, वो डायरेक्टली हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकता। हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए ओनली रिस्पॉन्सिबल होता है कर्नल, राइट। लेकिन आप OS के जरिए सिर्फ और सिर्फ यूज़र इंटरफेस से ही कम्युनिकेट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, कैरेक्टर ओरिएंटेड शेल SH CHS, देन आफ्टर command.com यूज़र रिप्लेसेबल, और देन आफ्टर आता है GUI। तो यहाँ पर मेनली अगर हम यूज़र इंटरफेस की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज अवेलेबल है। पहला होता है CLI, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है, ये वाले जो मैंने एग्जांपल्स आपको दिए, कमांड लाइन इंटरफेस। दूसरा होता है GUI, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो कि अगर हम विंडोज़ की इनिशियल OS की बात करें तो वो आया था विंडोज़ 95 OS के अंदर, ठीक है। तो GUI यानी कि क्या, सपोज आप किसी फाइल या फिर फोल्डर को क्रिएट करना चाहते हो या फिर उसको डिलीट करना चाहते हो, इवन रीनेम करना, कॉपी करना, कट करना, तो वो सभी चीज़ फिलहाल अगर आप विंडोज़ की बात करें, विंडोज़ OS की लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आप किस तरह से करते हो, सिंपल अपने माउस की मदद से, राइट, क्योंकि आपको एक बड़ा ही अच्छा सा यूज़र इंटरफेस दिख रहा होता है। वहाँ पर आप राइट क्लिक करते हो किसी फोल्डर पर, किसी फाइल पर, और वहाँ पर आपके पास मेनू ओपन हो जाता है, वहाँ से आप कॉपी, कट जैसे कई सारी चीज़ें कर सकते हो, राइट। तो सभी ऑपरेशंस आप GUI की मदद से करते हो, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की मदद से कर सकते हो। जबकि अगर हम उसके कंपैरेटिव CLI की बात करें, कमांड लाइन इंटरफेस, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपको ये सभी ऑपरेशंस यूजिंग कमांड्स अपने कीबोर्ड के थ्रू करने पड़ते हैं। आपको कोई स्पेसिफिक कमांड लगाना पड़ता है, तब जाकर आपका फोल्डर क्रिएट होता है, तब जाकर आपकी कोई फाइल बनती है। अगर आप उस फाइल को इवन रिमूव करना चाहते हो, ठीक है, उसको कॉपी करना चाहते हो, कट करना चाहते हो या फिर रीनेम भी करना चाहते हो, तो वो सभी चीज़ आप एज यूजुअल CLI की मदद से भी कर सकते हो, कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस यानी कि क्या, सपोज अगर हम विंडोज़ 10 की बात करें तो माइट भी आपने कभी ना कभी यूज़ किया होगा, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट, जिसको हम CMD भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में अंदर, कमांड प्रॉम्प्ट, जो कि स्टार्ट मेनू के अंदर में मिल जाता है, राइट। तो वहाँ पर आपको सब कुछ, ईच एंड एवरी चीज़, ईच एंड एवरी ऑपरेशंस कमांड के जरिए इंप्लीमेंट करने होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास यूज़र इंटरफेस के 2 चॉइसेस हैं, या तो CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस, या फिर GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। और अगर फिलहाल हम यहाँ पर इस सेंचुरी की बात करें तो कई सारी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है जो कि हमें दोनों चीज़ प्रोवाइड करती है। सपोज विंडोज़ 10, राइट, इवन आप लिनक्स की कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो तो वो भी हमें दोनों चीज़ें प्रोवाइड करती है, दोनों टाइप की UI हमें प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल उबंटू, काली लिनक्स, पैरेट OS, राइट, रेड हैट, फेडोरा, ये सभी जो मैंने नाम बोला, ठीक है, वो सभी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ही सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे। तो वहाँ पर भी आपको ये दोनों UI मिलेगी, CLI भी मिलेगी और GUI भी मिलेगी। इवन अगर आप एप्पल की मैक OS की बात करें तो वहाँ पर भी आपको ये दोनों इंटरफेस मिलती है, CLI भी मिलती है और साथ ही साथ GUI भी मिलती है। लेकिन CLI की अगर हम बात करें, यानी कि ओनली एंड ओनली कमांड लाइन इंटरफेस की बात करें, तो वो आप विंडोज़ 10 पर CMD के जरिए अचीव कर सकते हो, राइट। मैंने अभी भी बोला कमांड प्रॉम्प्ट। और अगर हम लिनक्स या फिर मैक OS की बात करें तो वहाँ पर आप टर्मिनल की मदद से उसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे ही विंडोज़ के अंदर हम CMD ओपन करते हैं, राइट, तो हमें कुछ ब्लैक कलर का इंटरफेस मिलता है, वहाँ पर हमें कमांड लिखना होता है। वैसे ही CMD के रिप्लेसमेंट में लिनक्स OS और मैक OS पर कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए आप ये चीज़ कर सकते हो। वहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट का नाम होगा टर्मिनल, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, विंडोज़ पर उसका नाम होगा CMD, जबकि लिनक्स और मैक OS पर उसका नाम होगा टर्मिनल।
क्लियर, उसके जरिए आप CLI को अचीव कर सकते हो, CLI के जरिए ऑपरेशंस कर सकते हो। बट फिलहाल एज यूजुअल नॉर्मल यूजर के अकॉर्डिंग अगर हम देखने जाए तो CLI इज मोर बेटर, ठीक है। GUI जो कि है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, चलिए तो अब अगर हम समरी की बात करें तो हमारे पास कुछ इस तरह के और इतने सिस्टम कंपोनेंट्स अवेलेबल है जो कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हमारे पास है मेमोरी मैनेजमेंट, देन आफ्टर IO डिवाइस मैनेजमेंट यानी कि इनपुट आउट डिवाइस मैनेजमेंट, उसके बाद नेटवर्क मैनेजमेंट, देन आफ्टर सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, ठीक है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो कि हमने अभी भी बात की प्रोटेक्शन लेयर की, देन आफ्टर फाइल मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सभी कंपोनेंट जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स, क्लियर। और अगर हम इसकी समरी की बात करें, OS की सर्विसेज की बात करें तो ओवरऑल देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होना। तो इट इज द सिस्टम कैपेबिलिटी टू लोड अ प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड टू रन इट, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम उसको अगर आपको रन करना है तो आपके पास सफिशिएंट मेमोरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले सिस्टम क्या करेगा, उस स्पेसिफिक प्रोग्राम को आपकी मेमोरी के अंदर लोड करेगा एंड देन आफ्टर उसको रन करेगा, क्लियर। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की सर्विस। दूसरी सर्विस क्या होगी, IO ऑपरेशंस यानी कि इनपुट आउटपुट के कुछ ऑपरेशंस। सिंस यूजर प्रोग्राम्स कैन नॉट एग्जीक्यूट IO ऑपरेशन डायरेक्टली, द OS मस्ट प्रोवाइड सम मीन्स टू परफॉर्म IO। अब यहाँ पर हमें मालूम है कि यूजर जो है वो डायरेक्टली हार्डवेयर रिसोर्सेज के साथ एक्टिविटी नहीं कर सकता, कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो OS की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि कुछ मीन्स प्रोवाइड करे हमें ताकि हम डायरेक्टली IO के साथ कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें, राइट, यूजिंग UI, यूजिंग यूजर इंटरफेस। देन आफ्टर है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, प्रोग्राम कैपेबिलिटी टू रीड, राइट, क्रिएट एंड डिलीट फाइल्स। बड़ी बट ऑब्वियस चीज बात थी, राइट, कि हमारे पास फाइल के रीड करने के लिए, फाइल को राइट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए और इवन डिलीट करने के लिए भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये भी एक सर्विस है जो कि आपको OS प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगर हम कम्युनिकेशंस की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोसेसेस एग्जीक्यूटिंग इधर ऑन द सेम कंप्यूटर और ऑन डिफरेंट सिस्टम्स टाइड टुगेदर बाय अ नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को आपको खास ध्यान में लेना है। देखिए एक्सचेंज जो हो रहा है इंफॉर्मेशन का, ठीक है, बिटवीन ईच एंड एवरी प्रोसेसेस, वो एग्जीक्यूट हो सकती है या तो किसी सेम कंप्यूटर पर या तो कोई डिफरेंट सिस्टम पर, लेकिन वो सभी सिस्टम्स एक ही नेटवर्क के साथ क्रिएट या फिर ऑर्गेनाइज किए गए होंगे, ठीक है, एक ही नेटवर्क के साथ वो टाई अप किए गए होंगे ताकि हमारे बीच एक कॉमन नेटवर्क रहे, फिर चाहे सिस्टम एक हो या फिर अलग अलग डिफरेंट सिस्टम हो। प्रोसेसेस को आप, उसकी इंफॉर्मेशन को आप कम्युनिकेट कर सकते हो, उसको एक्सचेंज भी इवन कर सकते हो डिफरेंट सिस्टम के साथ। क्यों? क्योंकि एट द एंड नेटवर्क तो हमारा कॉमन ही था ना, वन शेयरेबल नेटवर्क था, इसलिए। इंप्लीमेंटेड वाया शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग, ठीक है, ये दो टेक्निक है, शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग, जो कि अगेन कम्युनिकेशन नेटवर्क जो सब्जेक्ट है आपका उसके अंदर आता है, ठीक है। तो इन दोनों स्ट्रैटेजी के जरिए आप ये पूरा कम्युनिकेशन का चीज, ठीक है, ये सभी ऑपरेशंस आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्लियर। और अगर हम लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट OS सर्विस की बात करें तो वो है हमारे पास एरर डिटेक्शन। एंश्योर करेक्ट कंप्यूटिंग बाय डिटेक्टिंग एरर्स इन द CPU एंड मेमोरी हार्डवेयर इन IO डिवाइसेस और इन यूजर प्रोग्राम्स, ठीक है। तो एरर को बड़ी एफिशिएंटली डिटेक्ट करना बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि अगर हमारे पास किसी वजह से एरर आ जाती है जो कि नहीं आनी चाहिए थी, बट फिर भी अगर कोई एरर अकर हो जाती है, ठीक है, तो वो इनवैलिड गिना जाएगा, क्योंकि एज अ ह्यूमन, एज अ डेवलपर मिस्टेक हो सकती है, बट कंप्यूटर के साथ कभी भी मिस्टेक नहीं हो सकती किसी भी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए या फिर किसी भी कैलकुलेशन को ऑपरेट करने के लिए। तो यहाँ पर एरर डिटेक्शन भी एक बड़ा ही खास सर्विस है जो कि हमें OS प्रोवाइड करता है, राइट। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आज के सेशन के अंदर हमने कई सारी चीज़ें देखी, ठीक है, जैसे कि सिस्टम के अलग अलग कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, सभी कंपोनेंट्स का ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑपरेशन क्या होता है, एंड देन आफ्टर हमने OS की कुछ सर्विसेज भी देखी, क्लियर। तो मेक श्योर ये सभी चीज़ें आप एक बार अगेन रिवाइज कर ले, नोट डाउन कर ले अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर नए टॉपिक के साथ।